पाकिस्तान की आईएसआई के लिए अगर कोई सबसे बड़ा फोकस एरिया ऑफ ऑपरेशंस है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भारत है। ये संस्था 1948 में बनी थी। तब से लेकर आज तक इस संस्था ने भारत के अंदर अनेक प्रकार के ऑपरेशंस किए हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन प्रकार के लोगों को रिक्रूट करता है, किन प्रकार के लोगों को रिक्रूट करके भारत में ट्रेन करता है, किस प्रकार से ये अपने ऑपरेशंस को रन करता है। इसमें राजनीतिक वर्गों से लेकर खास करके थिंक टैंक्स, मीडिया पर्सनैलिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और सबसे बड़ी बात सेलिब्रिटीज़, इन सारों का क्या मेल है आईएसआई के साथ। एक एक करके इन चीज़ों को डिकन्स्ट्रक्ट करके हम समझेंगे। एक चीज़ को आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जब आईएसआई 1948 में बनी थी तो उस समय उसका उद्देश्य केवल ये था कि भारत के अंदर जो बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करे। सबसे पहली फॉल्ट लाइन जो आईएसआई ने एक्सप्लॉइट करी वो नॉर्थ ईस्ट की थी। उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी जो थी उसका प्रयोग कर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भारत के अंदर जितने भी सबवर्जन सैबोटाज के ऑपरेशंस थे वो आईएसआई ने रन करे। जैसे ही ये चीज़ चल रही थी इसी के पैरेलल में आईएसआई ने 1950 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर भी बहुत सारे सबवर्सिव ग्रुप्स को बनाया। उन सबवर्सिव ग्रुप्स के तहत उसने कश्मीर घाटी में भी सबवर्जन किया और 1970 के दशक तक आते आते ये गेम उसने पंजाब के अंदर खालिस्तान फॉल्ट लाइन को पकड़ के भी चालू कर दिया। 1990 के अंत तक ये कहना गलत नहीं होगा कि आईएसआई ने भारत के अंदर 3 बड़ी फॉल्ट लाइंस को नर्चर किया हुआ था। सबसे पहली नॉर्थ ईस्ट, दूसरी थी कश्मीर और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण थी पंजाब में खालिस्तान की। 1990 के दशक के बाद आईएसआई की रणनीति में 2 बदलाव आए। सबसे पहला बदलाव ये आया कि उसने जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की फॉल्ट लाइन्स थी उसको ग्रेजुअली लिबरेट करके और ख़ास करके पंजाब की फॉल्ट लाइन को ग्रेजुअली थोड़ा बहुत लिबरेट करके सारा फोकस पहली बात तो कश्मीर घाटी में लगाया। 1990 के बाद कश्मीर घाटी में जिस प्रकार की हरकतें हुई, जिस प्रकार से उसने वहाँ पर तंजीम बनाए और अलग अलग तंजीमों के तहत उसने कश्मीर घाटी में जो ऑपरेशंस कराए उससे उसको काफ़ी बेसिकली एक ऑपरेशनल लेवल पर सक्सेस प्राप्त हुई, क्योंकि उसने सारी एनर्जी को डाइवर्ट सिर्फ कश्मीर में कर दिया, अदर देन की उसको डाइवर्ट कर रखा था पंजाब के केस में और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो 1990 के दशक से स्टार्ट हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि आईएसआई ने पैन इंडिया लेवल पर अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए चालू किया। पैन इंडिया लेवल पर जब हम आईएसआई के ऑपरेशंस देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने की ये है कि ये सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान की हाई कमीशन जो है उसके थ्रू रन किए जाते हैं। पाकिस्तान की जो हाई कमीशन भारत में दिल्ली में है वहाँ पर चार्ज डी अफेयर्स हो या पाकिस्तान का डिप्टी हाई कमिश्नर हो, ये जनरली 2 प्रकार के लोग होते हैं जो प्रिंसिपली इन्वॉल्व होते हैं इन टाइप के एजेंट रनिंग ऑपरेशंस को लेकर भारत के अंदर। अब अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण तो किस प्रकार के ऑपरेशंस भारत के अंदर 1990 के दशक से आईएसआई ने एक जगह पर कश्मीर घाटी को अगर छोड़ दें तो उसने स्टार्ट किए। भारत के अंदर सबसे पहला ऑपरेशन जो उसने स्टार्ट किया वो ये था 1990 के दशक से कि उसने बेसिकली हिंदू और मुसलमानों के बीच में राइट्स को मैन्युफैक्चर किया। इन राइट्स को मैन्युफैक्चर करके ये राइट्स के तहत जिस प्रकार से देश के अंदर एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करी, इसके साथ साथ आईएसआई ने एक बहुत अग्रेसिव लेवल पर पैरेलल ही इन्फ्लुएंस ऑपरेशन रन किया। आप इस चीज़ को समझिए, भारत में जब भी कोई रायट हुआ ये रायट हमेशा से मैन्युफैक्चर हुआ पाकिस्तान के सबवर्सिव एलिमेंट्स के तहत, और पाकिस्तान ने उन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का सहायता लेते हुए जो उसके चुनिंदा लोग मीडिया से लेकर नेता से लेकर हमारे राजनीतिक वर्गों में कुछ चुनिंदा लोग जो उसकी सहायता और सपोर्ट करते हैं उनके थ्रू नैरेटिव को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करी कि ये जितने भी सांप्रदायिक दंगे भारत में हुए हैं ये सारे के सारे दंगे जो हैं हिंदू मुसलमान के दंगे हैं, भारत पाकिस्तान के नहीं। इस गेम को समझिए कि आज तक भारत का ये इतिहास है कि जितने भी दंगे हुए उन सारे सांप्रदायिक दंगों को इंडिया पाकिस्तान के दंगे पेंट ना करके हिंदू मुसलमान के दंगे पेश करने में पाकिस्तान काफ़ी सक्षम रहा, क्योंकि उसने एक इकोसिस्टम यहाँ पे नर्चर किया हुआ था। 1990 के बाद जब दूसरी अगर हम रणनीति की बात करें तो दूसरी रणनीति में उसने एक कराची के अंदर यूनिट 412 तैयार किया। यूनिट 412 जो है पाकिस्तान की आईएसआई का एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी चलाता है। इस यूनिट 412 का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से लड़कियों को रिक्रूट करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है कि उनको एक हिंदू आइडेंटिटी दी जाती है, उनको एक कमरे में रखा जाता है जिस कमरे के पीछे
अगर जैसे मेरे पीछे अगर आपको इस मोमेंट पे किताब दिख रही है तो वहाँ पर एक छोटा सा हिंदू मंदिर बना होगा और उस लड़की को बेसिकली ट्रेन किया जाता है कि वो एक हिंदू आइडेंटिटी अपनाए। इसके बाद आईएसआई के जो डोमेस्टिक लेवल पर भारत के अंदर जितने भी एजेंट्स हैं जिसके थ्रू वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है भारत के लो लेवल के मिलिट्री के अधिकारियों से, जैसे कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हो गए या किसी प्रकार का जो सूबेदार हो गए मिलिट्री में, इन लोगों के बारे में, या एयरफोर्स में एयरमैन हो गया एट्सेट्रा, इन लोगों की जितनी भी जानकारियाँ वो प्राप्त करता है, इन जानकारियों को लेकर इनके लोगों के नंबर्स को वो रीच आउट करता है। यूनिट 412 का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इन लड़कियों के थ्रू इन जूनियर लेवल के मिलिट्री के अधिकारियों को रीच आउट करके इनको हनी ट्रैप करते हैं, और हनी ट्रैप करते हैं अलग अलग प्रकार की कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करके, और फिर कॉन्वर्सेशंस को ये आगे जाकर बढ़ाते हैं इस प्रकार से कि व्यक्ति जो है बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस का वो हनी ट्रैप हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद एक क्लासिफाइड लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में अगर हम देखें तो पिछले 8 से 10 सालों से आईएसआई जो है एक बड़ी नई रणनीति को अपना रहा है। अब ये नई रणनीति को समझने की आवश्यकता है। ये नई रणनीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि कश्मीर घाटी में दिन प्रतिदिन आईएसआई की ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी कमज़ोर की जा रही है। पंजाब में जो खालिस्तान की फॉल्ट लाइन है उसमें अब आईएसआई का रोल कम, और अमेरिका और कनाडा जैसे और ब्रिटेन और जर्मनी जैसे लोगों का रोल ज़्यादा होता जा रहा है, तो वो स्पेस वहाँ पर कैप्चर होती जा रही है। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट में इस मोमेंट पर अमेरिका का, और ख़ास करके अगर हम देखें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अप्रोच अपनाई गई थी, चाहे वो मणिपुर में हो या बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ डिस्टेबलाइजेशन वाली एक्टिविटीज़ हों, तो वो स्पेस भी वहाँ पर आईएसआई को लिमिट कर बैठी है। तो इस मोमेंट पर पिछले 8 से 10 सालों से ये कहना गलत नहीं होगा पहली बात तो कि आईएसआई ने पैन इंडिया लेवल पर अपना ऑपरेशनल फोकस बढ़ा दिया है। अब ये पैन इंडिया लेवल पर अपना ऑपरेशनल फोकस उसने किस तरीके से बढ़ाया है? आज की डेट में आईएसआई पाकिस्तान की भारत के अंदर पिछले 8-10 सालों से डीप पेनिट्रेशन एजेंट बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है। अब ये जो डीप पेनिट्रेशन एजेंट बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, इनके अंदर क्या रणनीति होती है? इसके अंदर रणनीति सबसे पहले ये होती है कि आईएसआई एक चीज़ ये करती है कि वो लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन एजेंट्स को आइडेंटिफाई करती है। अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली अंडर कवर लोग होते हैं। ये होते तो भारत के नागरिक हैं, ये रहते भारत में हैं, लेकिन ये चुपचाप आईएसआई की एजेंडा रनिंग करते हैं। अब ये आपको लोग मीडिया में भी मिलेंगे, ये लोग आपको यूट्यूब पे बैठे हुए निष्पक्ष सो कॉल्ड पत्रकारों में भी मिलेंगे, ये टाइप के लोग आपको जो है अलग अलग प्रकार के थिंक टैंक्स में भी मिलेंगे। ये सारे लोग वैसे तो रहेंगे भारत में, पर क्योंकि ये लोग बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन एजेंट्स हैं कि जिनका उद्देश्य है कि भारत में बैठकर पाकिस्तान के बिहाफ पर एजेंडा रनिंग करके इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस रन करना, ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा सक्षम हो गए। अब ये किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, अगर हम इनका एक ऑपरेशन देखें तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर आईएसआई क्या करती है, इन लोगों के थ्रू इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कराती है। अब ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ये जितने भी इनके लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन एजेंट्स हैं यहाँ पर, जिनको इन्होंने कैप्चर करके बेसिकली अपने एजेंडा को चलाने में सक्षम कर लिया है, ये लोग बैठकर प्रोपोगेंडा करते हैं किसी भी प्रकार का, और इनका ज़्यादातर प्रोपोगेंडा आप देखेंगे कि भारत के खिलाफ और भारत की सरकार के खिलाफ होगा। ये सुबह से रात बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिसिज्म सेंट्रिक नरेटिव चलाएंगे, जिससे कि लोगों के मन में सिर्फ ये जहर भरा जाए और लोगों को बेसिकली उकसाया जाए ये कह के कि भारत की सरकार के खिलाफ आपको एक बेसिकली मिसट्रस्ट पैदा करना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये प्रोपोगेंडा रन कर रहे हैं, और प्रोपोगेंडा के तहत ये लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में एक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो भारत की सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस में आपका पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इरोड हो। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कार्टल चलता है, चाहे वो थिंक टैंक में हो, मीडिया में हो, अखबारों में हो, और ख़ास करके आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूट्यूब जैसे माध्यम पर, जहाँ पर ये एक निष्पक्ष पत्रकारों का एक बहुत बड़ा झुंड बना हुआ है, ये काम इस काम में किया जाता है, पहली बात तो। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आईएसआई आज की डेट में गेम खेल रही है पिछले 8 से 10 सालों में स्लीपर एजेंट्स के थ्रू। स्लीपर एजेंट्स क्या होते हैं? ये ज़्यादातर राजनीतिक वर्गों से जुड़े होते हैं। अब ये राजनीतिक वर्गों से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि ये लोग या तो राजनीतिक वर्गों में जो लोग हैं
और राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग एसोसिएटेड है, या तो ये उनके साथ रिश्तेदारी रखते हैं और या फिर उनके साथ राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि इनका उद्देश्य केवल ये होता है कि ये अपनी एक छवि ऐसी बनाएं कि ये तो बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता की इमेज को लेकर क्या करते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सेस प्राप्त करते हैं। और ये लोग आज की डेट में संसद से लेकर अलग अलग प्रकार के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में बैठकर और उन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर से क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके बेसिकली पाकिस्तान को पहुंचाते हैं। तो ये प्रकार की एजेंट रनिंग करना आज की डेट में आईएसआई की तरफ से बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ही केयरफुल तरीके से लोगों को प्लांट करते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता की इमेज है तो वो व्यक्ति कभी भी शक के दायरे में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता सो कॉल्ड है कि ये भी इस प्रकार की गतिविधि कर सकता है, लेकिन वो गतिविधि करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर सिनर्जी बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सिनर्जी बेस्ड ऑपरेशंस में क्या हो रहा है कि इंटरनल कोहेशन जो भारत का है उसको वीकन करने के लिए इन्होंने अपने अपने पूरे के पूरे स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रखा है। जैसे कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जो है उसको एक्टिवेट करके बार बार महाकुंभ को लेकर जो है दंगे फसाद की धमकियां दिलवा देना, या फिर किसी प्रकार से डॉक्टर्ड इमेजेस को बेसिकली प्रयोग करके पूरे के पूरे मीडिया वर्ग में एक मास नरेटिव क्रिएट कर देना कि देखो ये चीज़ें हो गई। अभी आप देखना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ अभी और कुछ दिन और चलेगा। आप देखना कि जैसे ही ये महाकुंभ अंत में आने वाला होगा ना, आप सडनली देखोगे कि भारत के अंदर पर्यावरण को लेके सडनली क्या होगा कि कुछ संस्थाएं तुरंत एक्टिविस्ट बन जाएंगी। और आप इस चीज़ को प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगले से 10 से 15 दिनों में आप देखोगे कि रिपोर्टें आनी चालू हो जाएंगी अखबारों में कि भैया महाकुंभ की वजह से गंगा के अंदर माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ गई, महाकुंभ की वजह से गंगा और पोल्यूट हो गई, महाकुंभ जैसे बेसिकली इवेंट की वजह से गंगा के अंदर पोल्यूशन और बढ़ गया। ये होता है आज की डेट में इन स्लीपर सेल्स का काम। ये भारत के अंदर इस प्रकार की रणनीति कर रहे हैं कि ये लोगों के मन के अंदर एक कल्चरल वॉर, एक कल्चरल असॉल्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये किया जाए, इंश्योर किया जाए कि लोग जो हैं अपने ही संस्कृति के खिलाफ हो जाएं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आईएसआई ऐतिहासिक तौर से जो पहले बड़े सबवर्जन्स के गेम खेलता था, कश्मीर घाटी, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, उसने अब अपनी पूरी रणनीति बदल रखी है। पिछले 8 से 10 सालों से जो आईएसआई कर रही है वो लोगों को उकसाने का काम कर रही है। वो लोगों के प्रतीक इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस रन करके उनके मानसिक तनाव के साथ खेल रही है। वो ये इंश्योर कर रही है कि लोगों का भारत के अंदर अपने ही इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, और वो ये इंश्योर कर रही है कि किसी तरीके से जो संस्कृति है भारत की, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, उस संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ इस प्रकार के ऑपरेशंस रन किए जाएं कि लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज करना चालू कर दें। और यहाँ पर अब वो चाहे डीप पेनिट्रेशन एजेंट बेस्ड ऑपरेशंस हों, वो चाहे आज की डेट में स्लीपर एजेंट्स हों, वो आज की डेट में चाहे लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन एजेंट्स हों, वो चाहे आज की डेट में मीडिया वर्ग हो, थिंक टैंक्स हों, राजनीतिक वर्गों से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हों, और अब पर्यावरण एक्सपर्ट्स हों सडनली जो इमर्ज कर जाएंगे और अलग अलग प्रकार की स्टडीज़ करके दिखाएंगे कि देखिए कि कितनी बड़ी पोल्यूशन की इवेंट हो गई इस पर्टिकुलर महाकुंभ की वजह से। तो ये जो प्रोपोगेंडा का ऑपरेशन है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आज से अगले 10 से 15 सालों के अंदर अंदर एक नफ़रत पैदा कर देगी पूरे देश में। और इस पूरी की पूरी नफ़रत को कवर करने के लिए आज की डेट में हमें सशक्त रहना है। हमें ये इंश्योर करना है कि इस प्रकार के एजेंडाज जो हैं उनके किसी भी प्रकार के ट्रैप में हम लोग ना फंसे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेकर, निष्पक्ष पत्रकारों से लेकर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट से लेकर, ये सब लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप देख रही हैं कि दिन प्रतिदिन इनकी एक ही ऑब्जेक्टिव है, भारत तोड़ो। धन्यवाद।